हेलो विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक आधुनिकीकरण। जैसा कि आपको सबको पता है कि जो आधुनिक दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, वो एक ऐसे ऐसे सिद्धांतों के निर्माण पर सभी का बल था कि वो राजनीति विज्ञान विषय को पूर्ण रूप से वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना चाहते थे, जिसमें तथ्यों पर अधिक जोर था और मूल्य मुक्त अध्ययन पर अधिक बल था, और यथार्थवादी जो अध्ययन है या यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उसको अपनाने पर वो सबसे अधिक जोर देते थे। तो दूसरे विश्व युद्धोत्तर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और विश्व की राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो बदलाव आ रहे थे, तो उनका अध्ययन करने के लिए, उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अनेक दृष्टिकोणों और अवधारणाओं का जन्म हुआ। जैसे हमने उनका अध्ययन भी किया है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है, राजनीतिक विकास का सिद्धांत है। तो ये सब जो दृष्टिकोण है, जो अवधारणा है, वो राजनीति विज्ञान के विवेचन में संरचनात्मकता उस पर अधिक बल देते थे, जिससे कि जो गत्यात्मकता थी राजनीति विज्ञान की या राजनीतिक व्यवस्था की, उसको समझने में ये कम सफल हुए थे। सारा जोर इनकी संरचनाओं पर था और उनकी जो उनसे संबंधित जो प्रक्रिया हैं उन पर अधिक बल ये देते थे संस्थाओं की संरचना और प्रक्रियाओं के अध्ययन में। तो उससे ऐसे अनेक तत्व छूट जाते थे जो कि पूरे राजनीति विज्ञान के विवेचन में को समझने में सहायक होते थे। तो इससे पहले जो हमने राजनीति विकास की जो अवधारणा है उसके बारे में जब पढ़ा था, तो उसका जोर भी संरचनात्मक विकास पर था, और जो राजनीति विज्ञान की जो गत्यात्मक जो शक्तियाँ हैं, तो एक नए परिप्रेक्ष्य में और एक तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से एक नई अवधारणा की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो जब शुरू में जब व्यवहारवादी विश्लेषण था, तो राजनीति विज्ञान सिद्धांतों लेकर एक क्रांति आई। उनमें से ही एक नई क्रांति जो राजनीतिक विकास के बाद आई वो थी राजनीतिक आधुनिकीकरण, जो कि राजनीति की वास्तविकताओं को समझने का प्रयत्न इसके माध्यम से किया जाने लगा। बेसिकली जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो एक तुलनात्मक राजनीति का उपागम है। तो तुलनात्मक ढंग से राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले उलटफेर को समझने में यह सहायक है। तो इसलिए राजनीतिक आधुनिकीकरण की आवश्यकता राजनीति विज्ञान में महसूस की जाने लगी, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसे अनेकों देश जो तृतीय विश्व के देशों से संबंधित थे, वो नई नई व्यवस्थाओं का जन्म हुआ, और नई नई व्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण विषय था कि वो किस प्रकार के मॉडल को यहाँ अपनाएं और एक ऐसे समाज की स्थापना करें जो कि विकास की दृष्टि से अच्छा हो और आधुनिक दृष्टि से भी अच्छा हो। तो यहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण जो इससे पहले जो राजनीतिक विकास था उसका प्रमुख बल संरचनात्मक पर था। तो इस दृष्टि से राजनीतिक व्यवस्था के समग्रता के अध्ययन की दृष्टि से एक नए एक अवधारणा की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। तो राजनीति विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया है वो दोनों ही आधुनिक समाज बनाने पर इनका बल रहता था, दोनों ही अवधारणाओं का, और ऐसी ही प्रकृति दोनों की समान थी। लेकिन जो राजनीतिक विकास है उससे एक राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है वो अधिक विस्तार लिए हुए है और बहुआयामी है। तो एक होल अर्थ में कि भाई राजनीति विज्ञान में क्यों इसकी आवश्यकता हुई, तो तीसरी दुनिया के देशों की जो राजनीतिक घटनाक्रम था, एकदम बार बार परिवर्तित होता हुआ जो घटनाक्रम था, तो उसको समझने के लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा का निर्माण किया गया। अब राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है उसको समझने से पहले हमें जो सामान्य जो आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है उसको समझना आवश्यक होगा, क्योंकि तभी हम राजनीतिक आधुनिकीकरण की को हम समझ सकते हैं। तो आधुनिकीकरण जो समाज में परिवर्तनों की संपूर्णता से संबंधित रखता है। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। तो आधुनिकीकरण ये नहीं कि हम किसी की नकल करें कि वो इस प्रकार की
वेशभूषा या परिधान पहनते तो हम भी वैसा ही करें, वो उनका खान पान वैसा है तो हम भी वैसा ही करें, तो ये एक नकल होगी, पाश्चात्यकरण होगा, यानी उसका अनुकरण करना होगा, न कि आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण है समाज में जो भी परिवर्तन हो उनकी संपूर्णता से संबंधित एक ऐसी प्रक्रिया जो कि साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है आधुनिक समाज की स्थापना करना। तो इस प्रकार जो आधुनिकीकरण है वो एक विवेकपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो इसी दृष्टि से जो हर प्रकार का जो परिवर्तन है वो आधुनिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कुछ परिवर्तन होते हैं वो समाज को पीछे ले जाने वाले भी कहे जा सकते हैं। अतः जो विवेकपूर्ण जो परिवर्तन है जिसके कि समाज का बहुमुखी विकास हो और समाज आधुनिक रूप से या आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से वो परिवर्तन हो, तो उसको हम आधुनिकीकरण मानेंगे। तो इस प्रकार जो आधुनिकीकरण है वो समाज की प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख करता है। तो इसके अनेक पहलू हैं, जैसे यदि हम उदाहरणों के बारे में समझें कि वो क्या क्या पहलू या तत्व हैं जिनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि भाई अगर ये है तो आधुनिकीकरण है। तो जैसे शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, शैक्षिकी स्तर है या शैक्षिकीकरण, संचार का स्तर है, जो सहभागिता का जो स्तर है, प्रवेशन है, एकीकरण है, तो ये सब वो पहलू हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण किसी समाज में हो रहा है। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो आधुनिकीकरण है और जो पाश्चात्यकरण है प्राय इनको समानार्थी माना जाता है, लेकिन इनमें जो महत्वपूर्ण जो अंतर है वो इस प्रकार से है कि जो आधुनिकीकरण है वो मूल्य युक्त होता है, जो पाश्चात्यकरण है वो क्या होता है, मूल्यों से मुक्त, यानी उसमें अनाधुंध अनुकरण करना होता है, नकल करनी होती है। जो आधुनिकीकरण होता है वो उद्देश्य से युक्त होता है, जबकि पाश्चात्यकरण में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आधुनिकीकरण है वो विकास उन्मुख होता है और सामाजिक परिवर्तन उसका प्रमुख लक्ष्य होता है, जबकि जो पाश्चात्यकरण है उसमें ऐसा बिल्कुल हो जरूरी नहीं। तो इस प्रकार से आधुनिकीकरण सामान्य अर्थों में जो कि एक विवेकपूर्ण परिवर्तन की प्रक्रिया है और उसका प्रमुख उद्देश्य एक आधुनिक समाज की स्थापना करना। अब बात आती है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है। तो एक बड़े फेमस विश्लेषक हैं कोलमैन, तो उन्होंने कहा है कि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है वो संक्रांतिकालीन समाज की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है। यानी वही जो हमने पहले बताया था कि तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनमें जो घटनाक्रम हो रहा था उसको समझने के लिए राजनीतिक आधुनिकीकरण की राजनीतिक विज्ञान में आवश्यकता महसूस की गई। उसी प्रकार से कोलमैन ने कहा कि जो संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह राजनीतिक आधुनिकीकरण है। वेल्स जूनियर के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण एक आधुनिक समाज की स्थापना करने के उद्देश्य से इन्होंने इसका अर्थ लिया है। हंटिंगटन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यह एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका संबंध मानवीय चिंतन तथा गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने से है। तो ये जितने भी विचारक हैं इनकी जो परिभाषा हैं उनसे यह अर्थ दिया जाता है कुछ न कुछ रूप से जो आधुनिकीकरण की जो सामान्य जो परिभाषाएं हैं वो यदि राजनीति क्षेत्र के साथ जोड़ दी जाए तो वही आधुनिकीकरण राजनीतिक आधुनिकीकरण बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो समाज में सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप हुए राजनीतिक परिवर्तनों को सामान्यतः राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह राजनीतिक विकास से क्या है, एक व्यापक अवधारणा। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीति से संबंधित पहलुओं को लेकर मानवीय दृष्टिकोण में परिवर्तन आना है। क्योंकि जो आधुनिकीकरण है उसको जब हम राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ते हैं और वहाँ हम विश्लेषण करते हैं राजनीतिक परिवर्तनों का और उनसे जो मानवीय दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आता है उसको हम राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में देखते हैं। तो ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक सामान्य अर्थ हुआ। अब यदि हम इसकी विशेषताओं और लक्षणों पर चर्चा करें तो पहला है राज्य या केंद्र में शक्ति का अधिकाधिक केंद्रण। तो पहले इसके परिभाषा में कहा हमने
कि राजनीति से संबंधित जो पहलू हैं उनसे जो मानवीय दृष्टिकोण में जो परिवर्तन आता है, तो यहाँ भी तो मानव जीवन से संबंधित जो सभी प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो राज्य या राज व्यवस्था में केंद्रीकरण होने लगती है। तो यहाँ राज्य या केंद्र से अर्थ है राजनीतिक व्यवस्था। इसलिए जो आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसमें हमने पहले राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ा, उसके बाद राजनीतिक विकास को पढ़ा और अब राजनीतिक आधुनिकीकरण की चर्चा हम कर रहे हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था में किस प्रकार से वो पर्यावरण से जो मांगें आती है उन मांगों के आधार पर अपनी नीतियों का निर्माण उसके अंतर्गत किया जाता है और लोगों की सभी जो भी आवश्यकता है उनकी पूर्ति राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। और चूँकि राजनीतिक व्यवस्था जो कि सभी जो भी नियामक शक्ति हैं उसका एक प्रमुख केंद्र होता है, तो जो मानव जीवन से संबंधित जो सभी शक्तियां हैं वो धीरे धीरे उस राजनीतिक व्यवस्था की ओर केंद्रीकरण होने लगती हैं। तो राजनीतिक शक्ति अधिक शक्तियों की नियामक शक्ति बनने लगती है और राजनीतिक शक्ति राज्य में एक जगह केंद्र होने जब लगती है तो अन्य शक्तियों की नियामक व संचालक वो बन जाती है। तो जो समाज है वो इस दृष्टि से आधुनिक कहलाने लगता है। दूसरा, राज्य या केंद्र का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन या पहुंच। क्योंकि अधिकांशतः सभी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और जनता की सहभागिता उसका जो प्रमुख गुण है, तो प्राचीन समाजों की जो राज व्यवस्था थी वो पुलिस राज्य कहलाते थे और सरकार का जनता के साथ नकारात्मक संपर्क था, न ही उनकी कोई पहुंच थी, न ही उनकी कोई सक्रिय थी। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण, जैसे हमने राजनीतिक विकास में पढ़ा कि लोकतंत्र का विकास ही राजनीतिक विकास है, तो उससे ये थोड़ा विस्तार लियो है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में सरकार की जनता तक पहुंच वृद्धिपरक होनी चाहिए। इनकी जो संपर्कता का अर्थ है वो राज्य का समाज में अधिकाधिक प्रवेशन, यानी राज्य जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना है उस दृष्टि से यहाँ इसका अर्थ लिया गया है। तो यह तभी संभव है जब सरकारें सकारात्मक कार्यों के निष्पादन में आगे बढ़ेंगी। जितना अधिक वो लोक कल्याण के कार्य करेंगी तो जो राज्य और समाज है वो आपस में एक दूसरे के निकट आता चला जाएगा। तो उस प्रकार से जो पुलिस राज्य की जो भावना थी उसके लिए यहाँ कोई भी स्थान नहीं होगा, और तो इस दृष्टि से वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण कहलाएगा। अगला, केंद्र और परिधि या परिसर की बढ़ी हुई अंतःक्रिया। जिस प्रकार इससे पहले जो हमने विश्लेषण किया, तो आधुनिक समाजों में यह अंतःक्रिया बहुत बढ़ने लगती है। यहाँ केंद्र का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था से है और परिधि का अर्थ समाज से लिया गया है। तो दोनों के निरंतर का जो संप्रेषण है उसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनकी जो अंतःक्रिया है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगला, सत्ता के परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना, यानी परंपरागत राजनीतिक सत्ता के जो स्रोत थे, यानी कबीलों के मुखिया, राजा महाराजा, धार्मिक गुरु, तो आदि का क्या होता है कि इसके दौरान इनका महत्व कम होने लगता है। केवल एकमात्र निष्ठा का भाव यहाँ दिखाई देता है और जो राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना जब होती है तो उससे वो समाज या राज्य क्या हो जाता है, आधुनिक कहलाता है, जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता है। अगला, राजनीतिक संस्थाओं का विभिन्नीकरण एवं विशेषीकरण। तो जो सरकार है वो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक जो कार्यों का निष्पादन करती है और इन्हीं जटिलता के साथ कार्यों का जो क्षेत्र है वो क्या होता है, बृहत्तर होने लगता है, जो कि संस्थाओं के विभिन्नीकरण एवं विशेषीकरण के द्वारा ही वो संभव होता है। क्योंकि संस्थाएं इसी विशेषीकरण के साथ जब अपने कार्यों का निष्पादन करती है और जो समाज है या समाज में रहने वाले जो मनुष्य हैं जो कि बहुआयामी हैं और उन सभी आयामों पर वो एक विशेषज्ञता के साथ उनके कार्यों या आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अगला, राजनीति में जनसाधारण की बढ़ी हुई सहभागिता। तो चूँकि सभी राज्य अब आधुनिक समय में सारे लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र का जो प्रमुख गुण है वो है कि जनता की बढ़ी हुई सहभागिता। तो इस दृष्टि से जब लोक कल्याणकारी स्वरूप के कारण जो राज्य हैं उस दृष्टि से यहाँ जनता की सहभागिता अधिक बढ़ी हुई दिखाई देती है। अगला, व्यक्तियों का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था से समग्र अभिज्ञान। तो जब व्यक्ति राष्ट्रीय अभिज्ञान या राष्ट्रीयता के विचार से युक्त नहीं होगा तब तक राज्य व राजनीतिक व्यवस्था में उसको अपनापन नहीं लगेगा, क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था जो कि
जिम्मेदार है पूरे राज्य की सुरक्षा के लिए, उसके संपूर्ण विकास के लिए, तो वो तब तक उसमें समग्र ज्ञान उसको तब तक नहीं होगा जब तक वो एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे और एक दूसरे में आपस में वो समन्वय नहीं करेंगे। तो जो व्यक्ति है वो सार्वजनिक निष्ठा और राजनीतिक व्यवस्था के भागों से अधिक संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के साथ वो अभिज्ञान इसके अंतर्गत करता है, जिससे कि एकीकरण का भाव बढ़ता है। यहाँ एक अगला जो और अंतिम जो विशेषता है वो है बृहत्तर एवं व्यापक आधार वाली नौकरशाही। तो अब जो आधुनिक समय में जो भी राज्य है, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना है, उनका जो कार्य क्षेत्र एक इतना बढ़ा हुआ है, तो उसके संचालन के लिए, एक सफल संचालन के लिए एक बड़े व्यापक आधार वाली नौकरशाही की आवश्यकता भी इसके अंतर्गत की जाती है, क्योंकि जो संस्थाएं हैं और उनकी जो संरचनाएं हैं, उनका काम इतना बढ़ जाता है, उनकी शाखाएं इतनी अधिक बढ़ जाती है कि उसके लिए एक बृहत्तर आधार वाली नौकरशाही की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर ये सारी इसकी विशेषताएं हैं, जिसमें व्यवस्था और जो समाज है वो दोनों आपस में समन्वयकारिता के आधार पर कार्य करते हैं, और जो भी समाज में जो परिवर्तन होगा वो एक विवेकपूर्ण परिवर्तन होगा, जिससे कि लोगों की सभी प्रकार की परिवर्तनों को देखते हुए जो आवश्यकताएं हैं वो राजनीतिक आधुनिकीकरण में उसी के माध्यम से पूरी की जाती हैं। और जब इस प्रकार से परिवर्तन होता है तो ये समझना चाहिए कि वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थापना है। अब यदि हम इसके प्रतिमानों पर बात करें तो जैसे बुद्धिजीवी वर्ग है, अभिजन वर्ग है, संचार के साधन है, राजनीतिक विचारधारा है, आर्थिक विकास है, तो ये सारे वो अभिकरण हैं जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थापना में सहायक होते हैं, क्योंकि लोगों का इनमें विश्वास होता है और इनके वो अनुयायी होते हैं, क्योंकि ये राजनीतिक विचारधारा है तो उसमें वो सारे मानवीय मूल्य समाहित होते हैं जिनमें लोगों का विश्वास होता है। अब यदि हम इसके प्रतिमानों पर बात करें तो राजनीतिक जो आधुनिकीकरण है उसकी गति और विकास में पर्याप्त अंतर है, इसलिए कोई सेट जो मॉडल है वो अब तक नहीं प्राप्त हुआ है। एशिया, अफ्रीका इनके आधार पर स्थिति एवं इनकी जो विशेषताएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए विश्व की जो समस्या है वो राजनीतिक व्यवस्थाओं को, जो एडवर्ड सिल हैं उन्होंने 5 मॉडल के आधार पर सेट करके राजनीतिक आधुनिकीकरण को समझाने का प्रयास उन्होंने किया है। तो जो पहला जो मॉडल है वो है राजनीतिक लोकतंत्र, जो कि सबसे सफल इन्होंने माना है कि जहाँ जो जन भागीदारी है उसकी मात्रा की जो सुनिश्चितता है वो सबसे अधिक लेवल पे होती है। तो यहाँ समाज में और उसमें निवासित रहने वाले जो लोग हैं वहाँ सभी को वोटिंग ऑफ राइट है, संघ बनाने या पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट यहाँ होता है, निरंकुशता की यहाँ समाप्ति होती है, संवैधानिक व्यवस्था होती है, चुनाव होते हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। तो जो भी सफल लोकतांत्रिक राज्य है वहाँ इस प्रकार की दृष्टि से राजनीतिक आधुनिकीकरण देखने को मिलता है। तो पहला हुआ राजनीतिक लोकतंत्र। दूसरा संरक्षित लोकतंत्र या अभिभावकी लोकतंत्र। तो यहाँ इसमें क्या है कि शासन की सभी शाखाएं होती है लेकिन कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली यहाँ होती है। एक मर्यादित व्यवस्था यहाँ चलती है और अपितु स्वतंत्रताएं भी यहाँ होती है प्रेस पर, लोगों पर, और इसके बावजूद भी यहाँ तब तक ये सारे वो कार्य करते हैं जब तक राजनीतिक चेतना में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो जाए। लोगों की जो राजनीतिक चेतना है वहाँ पर्याप्त वृद्धि नहीं हो जाए तब तक यहाँ संरक्षित और जो अभिभाव की जो लोकतंत्र है वो यहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ भी इस दृष्टि से राजनीतिक आधुनिक दृष्टि से यह मॉडल भी सही माना गया है। अगला आधुनिक वर्गतंत्र या अल्पतंत्र। तो यहाँ संपूर्ण जो शासन व्यवस्था है एक छोटे से वर्ग में समाहित होती है और राजनीतिक लोकतंत्र के असफल होने पर देश के आर्थिक, सामाजिक आधुनिकीकरण का जो यहाँ जो पक्षपाती है वो यहाँ होने लगता है और जो पश्चिमी प्रकार का जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है वहाँ इसमें इनकी कोई आस्था नहीं होती। यहाँ संपूर्ण रूप में कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली होती है और जो हर प्रकार के जो परिवर्तन है उनसे निपटने के लिए वो तैयार होती है, लेकिन यहाँ राजनीतिक चेतना लोगों में उतनी वृद्धि नहीं हो पाती। अगला सर्वाधिकारवादी अल्पतंत्र या तानाशाही। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में कठोर दल व्यवस्था होती है, जो प्रशासक है वो समूह होता है
और यहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं होता। अगला जो अंतिम है वो है परंपरावादी वर्गतंत्र। तो यहाँ धार्मिक जो विश्वास है उन पर आधारित राजवंशीय शासन होता है, जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण का पूर्ण विरोधी होता है, किंतु आर्थिक आधुनिकीकरण के प्रति इनका आकर्षण बढ़ा हुआ होता है। तो ये एडवर्ड सिल ने कुछ 5 मॉडल ऐसे दिए हैं जिनको देख कर कहा जा सकता है कि जो राजनीतिक आधुनिकीकरण है उसका जो बढ़ा हुआ स्तर है, उसकी जो मात्रा है वो कहाँ कहाँ एक क्रम वाइज यहाँ अधिक देखने को मिलती है और कहाँ नहीं मिलती। तो जो राजनीतिक लोकतंत्र है वहाँ राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो मात्रा है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है। संरक्षित लोकतंत्र में भी देखने को मिलती है तब तक कि लोगों में राजनीतिक चेतना अधिक वृद्धि नहीं हो जाए। बाकी के जो मॉडल हैं वो कहीं ना कहीं स्तर पर राजनीतिक आधुनिकीकरण का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में जो परिवर्तन हो रहा था नए राज्यों के जन्म के साथ और उनकी जो राजनीतिक व्यवस्था और उनके अंतर्गत जो राजनीतिक घटनाओं के कारण जो दिन प्रतिदिन के जो परिवर्तन हो रहे थे उन परिवर्तनों को समझने की दृष्टि से राजनीतिक आधुनिकीकरण नामक अवधारणा का जन्म राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हुआ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।